हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायो इन्फिनिटी। मेरा नाम है कन्हैया। तो जैसा आपको याद होगा, हमने डाइजेशन जो चैप्टर है वो हमने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्लास थोड़ी लेट हो चुकी है, आगे से सारी क्लास हमारी टाइम पर आएगी। याद रखना, जो हमने डाइजेशन कंप्लीट करा है उसके आज मैं कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आज मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चन कराऊंगा। 20 क्वेश्चन कराऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वैसे तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा। पूरा चैप्टर सीख लेंगे वो अच्छा रहता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आज 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इन 20 क्वेश्चन में से 15 हमारे एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि पीवाई की होंगे जिनमें से कुछ, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो पहले बोर्ड में आ रखे हैं। उसके अलावा 5 मैं कराऊंगा आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर मैं आपको ये 20 क्वेश्चन बोल रहा हूँ इसका मतलब यही नहीं है कि आप चैप्टर में से सिर्फ 20 क्वेश्चन पढ़कर चले जाओगे। इन 20 क्वेश्चन का मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें करना ही करना, इन्हें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी का चैप्टर भी पढ़ना है लेकिन इन्हें जरूर करना है 20 क्वेश्चनों। तो 15 हमारे एमसीक्यू होंगे और 5 होंगे हमारे थ्योरी बेस्ड। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये कौन सा चैप्टर है हमारा? डाइजेशन। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, आप क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जब मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा तो कमेंट में आपको अपने नंबर भी लिखने हैं कि आपने कितने करेक्ट करे और कितने इनकरेक्ट करे। करेक्ट या इनकरेक्ट बताने हैं आपको, यानी कि आपको बताना है आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट करे हैं 15 में से। और अब जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके बाद मैं आंसर करूंगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं ज्यादा देर रुकूंगा नहीं। बस आप वीडियो को पॉज करना और अपना आंसर चेक करना और कमेंट में लिखते रहना अपने आंसर को। इसलिए ध्यान रखना, आपके जितने भी एंड में मार्क्स, आप जितना भी स्कोर करोगे उसे कमेंट में जरूर लिख देना। और क्वेश्चन बिल्कुल पॉज करके जब आप उसका आंसर ढूंढना, डायरेक्ट जो मैं कराऊंगा उसे मत देखना। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ना और उसका आंसर खुद से करने की कोशिश करना, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा? सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करो जब आंसर देना। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा? ह्यूमन सलाइवा के अंदर इनमें से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखो, आंसर करने के दो तरीके हैं। या तो आपको जो डायरेक्ट आंसर पता है उसे कर दो, या फिर अगर डायरेक्ट आंसर नहीं पता तो आंसर एलिमिनेट करो और सही ऑप्शन अपने आप ही निकल कर आ जाएगा। देखते हैं। पैप्सिन, ऑप्शन ए है हमारा पैप्सिन। पैप्सिन, बी हमारा एमाइलेज, सी ट्रिप्सिन एंड फोर्थ हमारा ग्लाइब्रेस। चेक करो आप, फिर मैं बताओ। हो गया? देखो, पैप्सिन, पैप्सिन कहां पाया जाता है? स्टमक के अंदर। एमाइलेज, ये एक ऐसा एंजाइम है एमाइलेज जो हमारे सलाइवा के अंदर पाया जाता है। और ये क्या करता है? सलाइवा के अंदर जो भी हम स्टार्च खाते हैं उस स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। तो एमाइलेज हमारा कहां पाया जाएगा? सलाइवा के अंदर। थर्ड हमारा ट्रिप्सिन एंड फोर्थ ग्लाइपेज। देखो, ये दोनों तो पेनक्रियाज में पाए जाते हैं, तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सिर्फ एमाइलेज। अच्छा, एमाइलेज का मैंने आपको एक और नाम बता रखा है। एमाइलेज का दूसरा नाम क्या होता है? टाइलिन। एमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही वो एंजाइम है जो ह्यूमन सलाइवा के अंदर पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक टू हेल्प इन डाइजेशन? यूपी बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान से। विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक टू हेल्प इन डाइजेशन? इनमें से कौन सा एसिड ऐसा है जो हमारे स्टमक में पाया जाता है और किस चीज में हेल्प करता है? वो डाइजेशन में। ऑप्शन देखो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। इनमें से कौन सा एसिड होता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है? टिक करो सही आंसर। हो गया? देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही एसिड पढ़ा है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक में पाया जाता है। और इसका काम क्या है? फूड के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं उन्हें मारने का और स्टमक को एसिडिक बनाने का काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हो गया दोनों क्वेश्चन ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम HCl एसिड बाय? यानी कि स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, मैंने आपको ऐसे कुछ कराया था। मान लो हमारा स्टमक है, स्टमक की जो वॉल होती है, ये वॉल, क्योंकि स्टमक के अंदर HCl एसिड भरा हुआ होता है, HCl। तो HCl एसिड से स्टमक की वॉल को कौन प्रोटेक्ट करता है? यही क्वेश्चन है।
ऑप्शन देखो, पेप्सिन, म्यूकस, सलाइवा, बाइल। आप सही ऑप्शन टिक करो, फिर मैं बताता हूँ। हो गया। देखो पेप्सिन, मैंने आपको बताया था पेप्सिन तो एक एंजाइम होता है जो फूड में जितने भी हमारे प्रोटीन होती है उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है, तो पेप्सिन तो नहीं हो सकता। म्यूकस, देखेंगे म्यूकस भी। सलाइवा, सलाइवा तो माउथ में पाई जाती है, स्टमक से कोई लेना देना नहीं है। बाइल जूस, लीवर सिक्रेट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये काम करता है, तो स्टमक में ये भी नहीं आता। कौन बचता है हमारा सिर्फ और सिर्फ? म्यूकस। म्यूकस की लेयर पाई जाती है स्टमक की वॉल में, जो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करती है, HCl से जलने से प्रोटेक्ट करेगी म्यूकस। ठीक है, हो गए तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, यूपी बोर्ड 2026 का क्वेश्चन है, ये अभी आया था, तो यूपी बोर्ड का अभी पेपर हुआ है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए इनमें से क्या जरूरी है? देखते हैं। ऑप्शन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ दीज। आप चेक करो, फिर मैं बताता हूं। हो गया। देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, याद है मैंने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या बताया था? जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेंगे वो सारे के सारे किस में आते हैं? हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने के लिए उन्हें क्या क्या चीजें चाहिए? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल से वाटर, और सन से सनलाइट, और क्लोरोफिल उनमें पहले से प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल वो तो उनके पास पहले से पाई जाती है। देखते हैं ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल पाया जाता है, हाँ बिल्कुल। ऑटोट्रॉफिक के लिए क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। यानी कि क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ऑप्शन हमारे सही है, ये सारे के सारे ही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में काम आते हैं, इसलिए क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स, यानी कि जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो क्या एब्जॉर्ब करता है इनमें से? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सनलाइट एंड ऑक्सीजन, इनमें से किस चीज को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए? देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से एब्जॉर्ब होती है? स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब होती है, और कहां से? एटमोस्फेयर से। H2O कहां से एब्जॉर्ब होता है? मिट्टी में से, यानी कि रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। सनलाइट, सनलाइट ही वो चीज है जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। पत्तियों पे जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? सनलाइट। तो क्लोरोफिल किसे एब्जॉर्ब करेगा? सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। बायो जूस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, जो बायो जूस है वो किससे प्रोड्यूस होता है? कहां पे प्रोड्यूस होता है? कौन बनाता है बायो जूस को? ऑप्शन, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर, इंटेस्टाइन। टिक करो सही आंसर। हो गया। देखो बायो जूस, बायो जूस बनाता कौन है? लीवर। और स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि बनाने का काम है बायो जूस को लीवर का, और स्टोर करने का किसका काम है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर एक छोटी सी, मैंने ऐसे बताया था आपको, मान लो हमारे लीवर है, इस लीवर में छोटी सी एक ऐसी बैग जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ये होती है गॉल ब्लैडर। इसका काम है जो भी चीज लीवर बनाएगी उसे स्टोर करना। तो लीवर बनाता है बाइल जूस, और इसे स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन ह्यूमन स्टार्ट्स एट फर्स्ट। है कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है? स्टार्च। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको डाइजेशन करा रहा था, ह्यूमन डाइजेशन, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि ह्यूमन के अंदर डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? सबसे पहले डाइजेशन का प्रोसेस कहां पे स्टार्ट होता है? ऑप्शन देखो, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। तो हमने पढ़ा था सबसे पहला डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारे माउथ से, हमारी सलाइवा से। सलाइवा का काम सबसे पहले डाइजेशन करना होता है, स्टार्च को तोड़ने का होता है, तो इसलिए सबसे पहले डाइजेशन कहां स्टार्ट होगा? माउथ के अंदर। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय, यानी कि जो हमारा स्टोमेटा होता है, लीफ के ऊपर जो स्टोमेटा पाया जाता है, छोटा सा पोर पाया जाता है, उसको ओपन और क्लोज करने का काम किसका होता है? ऑप्शन देखो, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स, म्यूजोफिल, नन ऑफ देम। तो क्या इसमें सही ऑप्शन होगा? टिक करो। देखो मैंने आपको स्टोमेटा की कुछ इस तरीके से डायग्राम बनवाया था।
स्टोमेटा में ये दो सेल्स दिखाई देती है, ये जो मैंने बताया आपको बी शेप यानी कि राजमी की शेप जैसी दिखाई देती है, इन्हें क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। जब इनके अंदर पानी भर जाता है, गार्ड सेल्स के अंदर जब पानी भर जाता है तो ये फूल जाती है, यानी कि जो कोर है, स्टोमेटा का कोर है, ये खुल जाता है। और जब इसमें से पानी निकल जाता है, गार्ड सेल्स में से पानी बाहर आ जाता है, इन सेल्स में चला जाता है, तो ये सेल्स बंद कर देती है इस कोर को। तो इसलिए स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल्स कंट्रोल करती है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में देखो, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पाया जाता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जहां पे पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। सिर्फ गार्ड सेल्स ही है जो स्टोमेटा के पोर को ओपन या बंद करने का काम करती है, ओपन और क्लोजिंग का काम करती है। ठीक है, गार्ड सेल्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, आप ईसोफेगस याद करो, ईसोफेगस के अंदर मैंने बताया था फूड ना क्या करता है, जैसे फूड हमारा ईसोफेगस के अंदर एंटर करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ेगी, फिर फूलेगी, सिकुड़ेगी, फिर फूलेगी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है रिदमिक। वो मूवमेंट क्या कहलाती है हमारी? उसी की वजह से फूड नीचे जाता है स्टमक के पास तक, तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? तो देखते हैं इसका आंसर, आप टिक कर लो फिर मैं करता हूं। देखो, मैंने आपको बताया था ईसोफेगस के अंदर होने वाली उस मूवमेंट को, जो फूड को नीचे लेकर जा रही है, फूड पार्टिकल को नीचे लेकर जाती है स्टमक के पास तक, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन ये हम पढ़ेंगे वो ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में, जो हमारा 3rd चैप्टर है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होती है जिसके थ्रू फूड हमारा माउथ से नीचे स्टमक तक जाता है, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और ये मूवमेंट कैसे होती है? बस एक बार फूलेगी हमारी ईसोफेगस, फूलेगी फिर सिकुड़ेगी, फूलेगी सिकुड़ेगी, इस तरह के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है, जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑर्गन इज एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। कौन सा ऑर्गन है जो वाटर एब्जॉर्ब करता है अनडाइजेस्टेड फूड में से, यानी कि ऐसा फूड जिसकी जरूरत नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? ऑप्शन है इसके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर। चेक करो ऑप्शन। हो गया। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन उस फूड में से, जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से सारा ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने का काम करती है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? वाटर का एब्जॉर्प्शन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है हमारी? वाटर को एब्जॉर्ब करती है, H2 को एब्जॉर्ब करती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है H2 एब्जॉर्ब करना। स्टमक, स्टमक में हमने देखा था प्रोटीन का डाइजेशन, और एसिड क्या करता है, म्यूकस क्या करता है, वो सारी चीजें, और लीवर बनाता है हमारा बाइल। ठीक, सबके काम देख लिया हमने। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस इन अमीबा टू कैप्चर फूड आर कॉल्ड। यानी कि देखो, जो हमारा अमीबा होता है, अमीबा मैंने कैसे बताया था, अमीबा की शेप जो फिक्स नहीं होती, अमीबा फूड को पकड़ने के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए एक फिंगर लाइक, उंगली जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है फूड को पकड़ने के लिए। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को, फिंगर जैसी एक्सटेंशंस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन देख लो, सीलिया, फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया, टेंटेकल्स। ऑप्शन बताओ, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? स्यूडोपोडिया, ऑप्शन नंबर सी। याद है ना, मैंने आपको बताया था कि जब भी अमीबा के पास में कोई भी फूड पार्टिकल आएगा, अमीबा उसे कैप्चर कर लेता है, उसे पकड़ लेता है। और किसके थ्रू पकड़ता है? ये जो फिंगर जैसी स्ट्रक्चर बना रहा है, इस फिंगर जैसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन कस्क्यूटा इज। कस्क्यूटा, कस्क्यूटा किस नाम से जानते हैं? अमरबेल के नाम से। कस्क्यूटा यानी कि जो हमारी अमरबेल होती है, उसमें न्यूट्रिशन का कौन सा मोड होता है, कौन से तरीके से वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस करता है? ऑटोट्रोफिक, होलोजोइक, पैरासाइटिक या सेप्रोफाइटिक। याद करो, मैंने आपको बताया था जो हमारी अमरबेल होती है ना, वो खुद से खाना नहीं बना सकती, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए वो क्या करती है? दूसरे पेड़ों के ऊपर लिपटी हुई रहती है और उनसे अपने फूड को एब्जॉर्ब करती रहती है। तो कौन सा मोड होगा? चेक करो, आप बताओ। हो गया। देखो, ऑटोट्रॉफिक, जो भी प्लांट्स खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो सारा ऑटोट्रॉफिक में आते हैं। तो जो हमारे अमरबेल है वो तो ऑटोट्रॉफिक में नहीं है, क्योंकि अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। होलोजोइक, होलोजोइक किसके अंदर आता है? ह्यूमंस के अंदर, अमीबा के अंदर। फूड को निगलते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो होलोजोइक भी हो सकता है। पैरासाइटिक करती, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक मतलब क्या होता है? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहना और उससे फूड को एब्जॉर्ब करना, लेकिन उसे मारना नहीं। तो पैरासाइटिक मोड से अमरबेल अपना फूड बनाती है, यानी कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस करती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मीन्स। फैट का इमल्सिफिकेशन
यानी कि जो फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, तो इमल्सिफिकेशन का मतलब होता क्या है? देखो क्या होता है इमल्सिफिकेशन का मतलब। ऑप्शन ए, कन्वर्टिंग फैट इनटू प्रोटीन। ऑप्शन बी, डाइजेस्टिंग फैट कंप्लीटली। ब्रेकिंग बिग फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर। लास्ट ऑप्शन, एब्जॉर्बिंग फैट। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है बताओ इन चार ऑप्शन में से। चलो देखते हैं। फैट को कन्वर्ट करने का काम तो ये नहीं करती, फैट को प्रोटीन में तो नहीं बदलती, तो पहला ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन चेक करो, डाइजेस्टिंग फैट कंप्लीटली। फैट को पूरी तरीके से डाइजेस्ट करने का काम है, मतलब इमल्सिफिकेशन का मतलब है फैट को पूरी तरीके से डाइजेस्ट करना? नहीं। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एक बड़े फैट को छोटे छोटे फैट में तोड़ना, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है। ठीक, तो सी ऑप्शन क्या है, ब्रेकिंग बिग फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर। बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को किस में तोड़ना? स्मॉलर को, यानी कि यही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। और डी ऑप्शन है हमारा एब्जॉर्बिंग फैट, फैट को एब्जॉर्ब करना मतलब थोड़ा ना इमल्सिफिकेशन का। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फैट बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही हमारा इमल्सिफिकेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, एसिडिक मीडियम इन स्टमक इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्शन ऑफ विच एंजाइम। जो स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम बनाता है, कौन बनाता है एसिडिक मीडियम? हमें कौन बना कर देता है एसिडिक मीडियम? HCl। अभी HCl जो एसिडिक मीडियम बनाता है, ये किसके लिए बनाता है, कौन काम करता है एसिडिक मीडियम में? लाइपेज। लाइपेज हमारा किस में काम करता है? एल्कलाइन मीडियम में। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन भी एल्कलाइन मीडियम में। एमाइलेज, देखो सलाइवा में हमारे अमाइलेज पाया जाता है, और जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस होता है वो भी अमाइलेज बनाता है। तो अमाइलेज एल्कलाइन मीडियम में काम करेगा, ट्रिप्सिन भी और लाइपेज भी। लेकिन जो हमारा पेप्सिन होता है वो कैसे मीडियम में काम करता है स्टमक के अंदर? एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करता है यहाँ पे स्टमक के अंदर? पेप्सिन का काम है प्रोटीन को ब्रेक करना, प्रोटीन को तोड़ना, पेप्सिन का काम होता है। ठीक है, प्रोटीन तोड़ने का, प्रोटीन को डाइजेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, एंजाइम लाइपेज एक्ट ऑन। जो हमारा लाइपेज एंजाइम होता है, लाइपेज कौन बनाता है? ये पैनक्रियाज बनाता है लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज का काम क्या होता है? देखो यहाँ तो हमने देख लिया, हमारी जो प्रोटीन होती है उससे तो डाइजेस्ट नहीं करेगा, फिर क्या डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है? माउथ के अंदर। फैट डाइजेस्ट करता है, इसे याद रखना। फैट को इमल्सिफाई करने का काम होता है बाइल्स का, और फैट को डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है? एंजाइम लाइपेज। ठीक है, तो एंजाइम लाइपेज किस पे काम करता है? फैट के ऊपर काम करता है। चलो देखते हैं अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, इसके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। पहले हम देख लो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी कि क्वेश्चन पढ़ेगा, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन डाइजेस्टिव प्रोसेस। ये कितने नंबर में आता है हमारा? 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 3 नंबर में हमें डायग्राम बनाना आता है, और बाकी के 3 नंबर में हमें सारा का सारा डाइजेशन का प्रोसेस लिखना है। अब देखो हमें डायग्राम बनाना है, मैंने आपको डायग्राम बनवा रखा है डाइजेशन को, वो डायग्राम बनाना है आपको। और 3 नंबर में आपको क्या क्या चीजें लिखनी होगी जो डाइजेशन में पूरा प्रोसेस चलता है, जैसे माउथ, माउथ से फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है, माउथ के बाद फूड ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस के बाद वो फूड हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से उसका डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। मैंने आपको बताया था ना, जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस होता है और हमारा जो लीवर बाइल जूस बनाता है, वो सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करते हैं, यानी कि डाइजेशन का काम करते हैं। और फिर आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी ग्लूकोज है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद फूड जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पे वाटर एब्जॉर्ब होता है। और लास्ट आपका एनस, और साथ में इसके रेक्टम भी, जहां फूड स्टोर होता है और जहां से फूड निकलता है, अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, इसमें कैसे कैसे डाइजेशन का प्रोसेस चलता है, ये सारा का सारा आपको 6 नंबर में लिखना पड़ेगा, जिसमें से 3 नंबर का आपका डायग्राम होगा और 3 नंबर में इन सारे ऑर्गन्स के बारे में लिखना है। माउथ के बारे में बस हमें इतना बताना है कि माउथ के अंदर डाइजेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पे जो हमारी सलाइवा होती है वो स्टार्च को किसमें तोड़ देती है? माल्टोज के अंदर। ईसोफेगस के अंदर फूड हमारा ट्रांसपोर्ट होता है माउथ से स्टमक तक, और कौन सी मूवमेंट करते हुए जाता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। उसके बाद फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्टमक के अंदर ये भी बताना है किस तरीके से HCl काम करता है और पेप्सिल काम करता है स्टमक के अंदर, फूड में से बैक्टीरिया मारने का और डाइजेस्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, और म्यूकस का करता है। बस ये थोड़ी थोड़ी चीज बताते हुए चलिए, इनके एक एक दो दो लाइनें लिखते हुए चलना है।
स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से डाइजेशन होता है और कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलेई पाई जाती है वो फूड को एब्जॉर्ब करती है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर जो होता है हमारा वाटर H2O वो एब्जॉर्ब होता है, बस उसके बारे में लिखना है। और एंड में रेक्टम में टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए फूड स्टोर रहेगा और एमएसएफ बॉडी से बाहर निकल जाता है। बस आपको ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में उसमें समझाना है। ग्लैंड्स के बारे में साथ में थोड़ा थोड़ा लिख देना, जैसे एचसीएल पेप्सिन म्यूकस के बारे में और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड्स काम करती है वो यही साथ साथ लिख देना, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा पूरा 6 नंबर के मार्क्स पक्के हो जाएंगे आपके ये पूरा क्वेश्चन करते ही। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ये, और इसलिए ध्यान से पढ़ के जाना सबसे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, आप एक बात याद रखना, जब भी आपको कोई डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन दिख जाए, यानी कि डिफरेंस पूछ लेगा कभी भी क्वेश्चन में, तो आपको हमेशा डिफरेंस ऐसे लाइन खींचकर ही बताने हैं, एक तरफ ऑटोट्रोपिक और एक तरफ हेटरोट्रोपिक, इस तरीके से ही आपको उनके डिफरेंस बताने हैं। जैसे ऑटोट्रोपिक क्या करते हैं, प्रिपेयर आउट फूड, खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं। और ये क्या करते हैं हमारे, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, पहला अंतर हो गया। सेकंड सेकंड डिफरेंस क्या है इनमें, प्रिपेयर करते हैं और विद द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से करते हैं, यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, फूड प्रिपेयर करने के लिए इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। और ये फूड किससे प्रिपेयर करते हैं, ये या तो डायरेक्ट फूड को निगल जाएंगे यानी कि डायरेक्ट फूड को इंजेस्ट करते हैं, या जो हमारे पैरासाइटिक होते हैं जैसे लीच जॉम्ब जो होती है वो फूड को सक करती है, यानी कि एब्जॉर्ब करती है फूड को। ठीक है, तो इस तरीके से फूड को अंदर अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। ये जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपोर्ट की हेल्प से, और अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, इंजेस्ट करते हैं फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसका एग्जांपल देख लो, एग्जांपल लिख सकते हैं इसके डिफरेंस में। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, हमारे सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स, सम फंजाई, सॉरी सम एल्गी, ये हमारे इसके एग्जांपल थे। इसमें ह्यूमन, कस्क्यूटा, लीच, ये एग्जांपल हम इसमें लिख सकते हैं। वैसे तो ये मैक्सिमम हमारा क्वेश्चन ना 3 नंबर में पूछा जाता है, तो 3 नंबर में ये तीन तीन डिफरेंस बहुत होते हैं, तो इतना याद रखना ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक के बारे में। और भी अगर आपको याद है मैंने आपको डेफिनेशन लिखा रखी है, इनकी जगह आप वो भी लिख सकते हैं, तो बस मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया कि किस किस तरीके से इसमें डिफरेंस लिखने होते हैं। आप याद रखना जब भी डिफरेंस पूछेगा आपको एक तरफ ऑटोट्रोपिक और एक तरफ हेटरोट्रोपिक लिखकर ऐसे टेबल बनाकर करना है डिफरेंस को। फिर आपको तीन तीन या चार आपको जो भी याद है वो डिफरेंस आप कर देना, और कम से कम 3 तो करना ही करना। ये याद नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, दूसरे याद है आपको जो अपने पहले नोट्स में से बना रखे हैं, आप वो भी लिख सकते हो, उनकी डेफिनेशन वगैरह भी यहाँ से यूज कर सकते हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, वाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बिवोरस लॉन्गर देन इन कार्निवोरस। याद रखना ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और वैसे आपको पता भी होना चाहिए बेसिक नॉलेज के लिए कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है हर्बिवोरस की वो बड़ी होती है कार्निवोरस से। हर्बिवोरस कौन से मतलब एनिमल्स होते हैं हमारे जो घास खाते हैं, और कार्निवोर कौन से होते हैं जो मीट वगैरह खाते हैं। तो जो भी हमारे हर्बिवोर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी क्यों होती है कार्निवोर से। देखो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे हर्बिवोर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना कि जो घास खाते हैं वो अपना घास खाएंगे ना, तो घास के अंदर पाई जाती है बहुत ज्यादा मात्रा में सेल्यूलोज, जिस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और देर में जाके वो डाइजेस्ट होती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसे डाइजेस्ट होने के लिए। इसलिए ही जो भी हमारे हर्बिवोर होते हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन कार्निवोर की तुलना में थोड़ी सी लंबी होती है। और क्यों लंबी होती है, ताकि वो उस सेल्यूलोज को लंबे समय तक अपनी इंटेस्टाइन में रख सके और उसे अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, इसलिए हर्बिवोर की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है। अब ये डाइजेस्ट करवाता कौन है, उनके अंदर ना जो ये हर्बिवोर ऑर्गेनिज्म होते हैं
उनके अंदर रूमिनेंट नाम का एक बैक्टीरिया होता है। क्या नाम होता है उसका? रूमिनेंट। रूमिनेंट, जो हमारा रूमिनेंट नाम का बैक्टीरिया होता है वो क्या करेगा, उसमें एंजाइम छोड़ेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसे डाइजेस्ट होने का धीरे धीरे, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। एक बार रीड कर लेते हैं। सेलुलोज फॉर्म द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हर्बीवोरस फूड, यानी कि जो हमारा सेल्यूलोज है वो हर्बीवोर जो होते हैं उनके फूड का बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। मतलब हर्बीवोर जितना भी फूड खाते हैं उसमें मैक्सिमम क्या पाया जाता है? हमारा सेल्यूलोज। डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज टेक्स ए लॉन्गर टाइम। जो सेल्यूलोज का डाइजेशन है वो क्या करता है? लॉन्गर टाइम लेता है डाइजेस्ट होने के लिए। मतलब हमारा जो सेल्यूलोज है वो डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। बिकॉज द एंजाइम फॉर इट्स डाइजेशन आर प्रोड्यूस्ड बाय द रूमिनेंट बैक्टीरिया, क्योंकि जो ये है हमारा सेल्यूलोज है, इसे डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम कौन बनाएगा? हमारा एक बैक्टीरिया होता है उनके गट के अंदर, उनके अंदर सबके शरीर के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? रूमिनेंट बैक्टीरिया, दैट लाइव इन द गट ऑफ हर्बीवोर। जो कहां पे रहता है? हर्बीवोर के गट के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है रूमिनेंट, जो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने का काम करता है। इन केस ऑफ कार्निवोर मीट टेक्स शॉर्ट टाइम पीरियड फॉर डाइजेशन देन इन हर्बीवोर। लेकिन जो कार्निवोर का केस होता है उसमें क्या होता है? वो मीट खाते हैं, तो मीट को डाइजेस्ट होने के लिए कम समय चाहिए होता है, यानी कि कम समय में मीट डाइजेस्ट हो जाती है, इसलिए ही उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है हर्बीवोर से। ठीक है, तो कार्निवोर की स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर से छोटी होती है, इसीलिए क्योंकि वो मीट को इंजेस्ट करते हैं, मीट को खाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर पूरा प्रोसेस कैसे चलता है? मैंने आपको पहले ही बताया था। अमीबा पहले क्या करेगा? फूड को इंजेस्ट करेगा, फिर फूड को डाइजेस्ट करेगा, फूड में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद में एसिमिलेट करेगा, उस फूड को एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा, यानी कि एसिमिलेट करेगा, और फिर क्या करेगा? इजेस्ट कर देगा अनडाइजेस्टेड फूड को। ये पूरा प्रोसेस बताया था मैंने अमीबा का। बस इन्हीं सब के बारे में लिखना है कि किस तरीके से वो इंजेस्ट करता है स्यूडोपोडिया के हेल्प से, और फिर उसके अंदर जो फूड वैक्यूल बनाता है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ देता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा और एसिमुलेट कर लेगा, यानी कि एनर्जी बनाने में उसका इस्तेमाल कर लेगा। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बॉडी से इंजेस्ट कर देगा, बॉडी से बाहर फेंक देगा अपनी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। उसके अलावा इसमें कुछ डायग्राम बनाने इसके अमीबा के जो मैंने आपको बता रखे थे, जो इस तरीके के डायग्राम थे। फूड को कैच करता है, उसके बाद में फूड वैक्यूल क्रिएट करता है। ये आपको कुछ डायग्राम बनाने हैं। ये फूड वैक्यूल क्रिएट करा, इस तरीके के जो मैंने 5 डायग्राम बनाए थे वो 5 डायग्राम बनाने हैं आपको इस प्रोसेस। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना है। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हमारे सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज करके अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आगे क्या है? व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं? मैंने लिखा रखे नोट्स में, बता देता हूं एक बार वापस से। क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए? H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। क्लोरोफिल उनके पास पहले से प्रेजेंट रहती है। ये तीनों चीजें चाहिए होती है ना रॉ मटेरियल्स के रूप में, जिससे वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, इन तीनों को यूज करके क्या फॉर्म करते हैं? वो ग्लूकोज बनाते हैं। उसके अलावा क्या बोला आगे? राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। इसी केमिकल इक्वेशन याद रखना जरूरी है, बहुत पूछी जाती है क्वेश्चन में, टिक कर लो से। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला पॉइंट, केमिकल इक्वेशन वाला बहुत पूछी जाती है। केमिकल इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्रेजेंस किस चीज की होती है? सनलाइट, जो कि एब्जॉर्ब करती है हमारी क्लोरोफिल। और क्या बनता है? ग्लूकोज, और साथ में रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस, प्लस में वाटर रिलीज होता है। बैलेंस करना इक्वेशन को जरूर, बैलेंस नहीं करोगे तो आधा नंबर कट जाएगा।
ठीक है, वही हमारी बैलेंस। यहाँ 24 हाइड्रोजन, 12 और 12 हाइड्रोजन है, 24 हाइड्रोजन हो गए, 12 और 12 ऑक्सीजन, यानी कि 24 ऑक्सीजन हो गई, 6 ऑक्सीजन एरी और 12 ऑक्सीजन, 6 और 12 18 और 18 6 एरी, 24 हमारी ऑक्सीजन हो चुकी है। कार्बन हमारे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी कार्बन हमारे 6 हो गए। ये हो गई पूरी एक बैलेंस इक्वेशन हमारी फोटोसिंथेसिस की। ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत पूछी जाती है इस इक्वेशन को ध्यान रखना। एमसीक्यू में भी पूछी जाती है और वैसे भी नॉर्मली क्वेश्चन में पूछी जाती है, शॉर्ट में और लॉन्ग में। अब ये वाला क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन है ये आपको घर से ढूंढ कर लाना है इस क्वेश्चन का आंसर, वैसे तो आपको पता होगा अभी। क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमन के अंदर, एक इंसान के अंदर कितनी पेयर्स हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो बस आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने 15 एमसीक्यू देखे, जिनमें से कुछ पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ रखे थे। फिर हमने 5 लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन देख लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो देखो सारा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बोर्ड के हिसाब से जो बोर्ड में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारे यही सारे थे। तो मैंने कुछ अभी आपको करा दिए, कुछ हम जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब और प्रैक्टिस के लिए इसके और क्वेश्चन बनाएंगे। तो अभी आप ये याद रखना, 15 हमने आज पीवाईक्यू करे, लिख लेते क्या क्या करा आज हमने। 15 पीवाईक्यू करे एमसीक्यू, जिसमें से कुछ पीवाईक्यू है कुछ नहीं भी है, और 5 हमने करे हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करे हैं 5 हमने। ठीक है, 15 एमसीक्यू और 5 थ्योरी बेस्ड और एक हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है। आज हमने ये कवर करा है, ध्यान रखना और रिवीजन बिल्कुल मत छोड़ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।